ईरान के वज़ीर ख़ारजा अमीर अब्दुल्ला बयान जो है, उनकी मुलाकात जो है वो, ये तो हम पहले बात कर चुके हैं कि उनकी सैयद हसन नसरुल्लाह से मुलाकात हुई जी। और उनकी बैरूत में सैयद हसन नसरुल्लाह से भी मुलाकात हुई और इस्लामिक जिहाद से भी हुई। सही। और फिर ये जो रास्ता है जो बैरूत से दमिश्क अगर जाएं तो पहाड़ी रास्ता है, पहाड़ियों में से हाँ, एक पहाड़ियों का रास्ता है, एक मेन, ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे इस्लामाबाद से मरी जाना होना, तो एक पुराना रास्ता है जो पहाड़ियों से गुजरता है, और एक ये है कि वो हाईवे बना हुआ है। तो इसी तरह से बैरूत से अगर जो दमिश्क जिन लोगों ने ट्रैवल किया है वो जानते हैं कि एक रास्ता, अच्छा जो पहाड़ियों वाला है वो ज़रा तवील है क्योंकि वो क्रॉस करते हैं आप बहुत सी, और जो हाईवे सी बनी है वो सीधी है, लेकिन हाईवे के ऊपर टारगेट आसानी से होता है। बड़ी समझ की तो आम सी बात है कि हाईवे है तो उसके ऊपर से ड्रोन हो या जो भी हो या कोई हेलफायर मिसाइल, तो वहाँ पे गाड़ियाँ उड़ती हैं। अच्छा, ये जो ये मेरे ख्याल से दुनिया में सबसे ज़्यादा मॉनिटरिंग अगर किसी रोड्स, सारी दुनिया की इंटेलिजेंस एजेंसीज इन जगहों पे हो, क्योंकि यहाँ पे जब ये बैरूत से डेमास्कस एयरपोर्ट से बाहर निकलते हुए वहीं पर धमाका हुआ था, जनरल कासिम सुलेमानी वाला वाक़या हुआ था। तो अब ये है कि ये दरमियान में कल ये ख़बर आई कि जी वो दमिश्क के एयरपोर्ट के ऊपर और हलब के एयरपोर्ट्स के ऊपर जो है वो मिसाइल दागे गए। इसके ऊपर जो है वो इसकी वजाहत नहीं हुई कि दमिश्क और मतलब इसराइल ने दमिश्क और हलब पे क्यों मिसाइल दागे हैं हाजा को छोड़ के। लेकिन एक अमूमी तासुर ये गया कि उन्होंने एक मैसेज दिया है कि ईरान के वज़ीर ख़ारजा जो हैं ये अगर जा रहे हैं और वहाँ पर ये हमास और इन लोगों से मिलें तो एक बहरहाल, लेकिन फिर ये हुआ तो वो डेमास्कस नहीं गए, वो दमिश्क नहीं गए, वो गए और उन्होंने जाके वहाँ पर ईरान के वज़ीर ख़ारजा ने मुलाकात की सैयद हसन नसरुल्लाह से और साथ उनके इस्लामिक जिहाद से, और साथ ही लेबनान के वज़ीर आज़म से भी, लेबनान के जो कैबिनेट है उनसे भी मुलाकात की। लेबनान के वज़ीर आज़म का जिक्र इसलिए करना ज़रूरी है कि वहाँ पे लेबनान में जो अभी तक जाहिर है कि एक ताइफ एग्रीमेंट के तहत वहाँ पे, या ताइफ एग्रीमेंट से भी पहले हम चले जाएं वो तो ये तो 40 के अंदर एक उनका बना था, वहाँ पर एक सिस्टम ऐसे है कि जो सदर है वहाँ पे, क्योंकि एक एथनिक बेसिस के ऊपर या रिलीजियस बेसिस पे जो भी उसको कहें आप, तो वो जो है वो सदर जो है वो मैरोनाइट क्रिश्चियन, और जो वज़ीर आज़म हैं वो सुन्नी, और जो स्पीकर हैं पार्लियामेंट के वो हमेशा अहले तशी। ये एक फार्मूला वहाँ पे सेट हुआ है। अच्छा, अब इसमें तो ये इस तरह से वहाँ बनता है सेटअप लेबनान में जब भी इलेक्शंस हों या जैसे भी। अब इसमें ये हुआ कि खैर ये इनकी मुलाकात तो हो गई, लेकिन उसके बाद जो है वो एक सरप्राइज़ उन्होंने वहाँ से एक सरप्राइज़ विज़िट, जो कि यकीनन जगह छोड़ने के बाद या लेबनान जाने से पहले, लेकिन खुद की खबर बाद में आई, वो ये हुई कि वज़ीर ख़ारजा जो हैं ईरान के, उनकी मुलाकात बशार अल असद से हुई दमिश्क में। अच्छा, अब इस बात को जहन में रखें कि बशार अल असद जो हैं वो अगर अपनी जगह मौजूद हैं, मैं दोबारा कह रहा हूँ, ठीक है, अगर वहाँ पर रशियंस मौजूद हैं सीरिया में रशियंस ने बशार अल असद को, जो हाफिज़ उल असद और जो सीरिया है ये पिछली सर्द जंग में भी ये सोवियत यूनियन के साथ था, और अभी भी बशार अल असद जो हैं वो उनको प्रेसिडेंट पुतिन की वजह से वो अपनी जगह रहे, वरना उनको ये अरब स्प्रिंग के नाम पे जो भी फसाद फैला था उसमें वो चले जाते। और रशियन, मैं पहले भी बात कह चुका, मैंने पहली दफ़ा ज़िंदगी में रशियन फ़ौज अगर देखी है प्रॉपर तो वो सीरिया में देखी है, मतलब है कि प्रॉपर वो पोर्ट्स के ऊपर रशियन, अब अमेरिकन ट्रूप्स और बाकी ट्रूप्स तो नज़र आ जाते, रशियन ट्रूप्स को प्रॉपर बैठे हुए देखा है, तो वहाँ देखा है मैंने पहली दफ़ा सीरिया में। और मैं ये भी कह चुका हूँ कि जो गोलान की पहाड़ियाँ हैं जो कि इसराइल ने ले ली थी, लेकिन उनका एक हिस्सा इधर है एक हिस्सा इधर है, तो इस तरफ हिजबुल्ला बैठी हुई है। हिजबुल्ला जो है ये सीरिया के अंदर मौजूद है, ठीक है। अब
इसको इस तरह से देखें, ज़रा इस तनाजुर में देखें कि वो टाइम फ्रेम ख़त्म हो गया जिसके अंदर उन्होंने कहा था कि आप यहाँ से इनखला करें। इजिप्ट ने रास्ता नहीं खोला। हमें नहीं पता कि ये जो स्टेटमेंट आई है कि ताल्लुकात मुंजमद करके ईरान से बढ़ाने का फैसला किए, इसके बाद क्या एंथनी ब्लिंकन की मुलाकात वली अहद से हुई है, होगी? क्या वो यूएई जाएंगे इसके बाद? क्योंकि यूएई वो नहीं गए अभी तक सरकारी एलामिया नहीं आया। उन्होंने बहरीन से यानी कतर से बहरीन से सऊदी अरेबिया आके वजीर खारजा से मुलाकात के दौरान ये खबर आ गई सामने। सही, ठीक है, कि ताल्लुकात मुंजमद करने का और ईरान। तो आगे अब व्हाट नेक्स्ट? क्या उनकी वली अहद से मुलाकात होगी? MBA जाहिर है पावर उनके पास है, और क्या फिर वो यूएई की पोजीशनिंग क्या होगी? तो ये अब एक मामला यहाँ पे खामोश, एक सन्नाटा छाया हुआ है। सही। उनकी 6 घंटे का टाइम ख़त्म हो गया और उन्होंने थोड़ी देर पहले नेतन्याहू जो है उन्होंने जो स्पीच की है, उन्होंने कहा है कि अगले मरहले के तैयार हो जाओ। उनसे कहा कि जी ये रॉयटर्स का सहाफ़ी मर गया। उन्होंने कहा जिसने मरना है मरे, हम अंदर जाएंगे। सही। हम गज़ा में जाएंगे और यहाँ पर जो भी होगा देखा जाएगा। हिज़्बुल्लाह जो है वो उन्होंने 5 इलाके ऐसे हैं, 5 गांव शिबा फॉर्म्स के, जहाँ पे वो पेशकदमी कर रहे हैं। इस गुफ्तगू जब मैं कर रहा हूँ तो इसके दौरान वो इसराइल के क्रॉस करने के लिए बड़ी तादाद में हिज़्बुल्लाह तैयार बैठी। सही। और उनका कहना है कि हमारी उंगलियां जो हैं वो ट्रिगर्स के ऊपर हैं। ट्रिगर्स, अब ट्रिगर्स अगर जो लोग जानते हैं इन तंजीमों को, उनको पता है कि ट्रिगर जो है ये सिर्फ पिस्टल का नहीं होता बल्कि और ट्रिगर्स भी, क्योंकि ये, तो उन्होंने कहा कि हमारी उंगलियां हमारे ट्रिगर्स के ऊपर है। ये इसराइल ये बात जहन में रखें। 2500 बंदा, बॉम्बिंग हो रही है, पानी, ये सारा। अब इसराइल जो इजिप्ट है, वाहिद रास्ता इजिप्ट के लिए प्रॉब्लम यह है कि इजिप्ट जो है, या एक बात को ज़रा थोड़ा सा समझना पड़ेगा, वो ये है कि जो दुनिया में चंद हालिया बरसों में या दिहाइयों में या सदी में या 1.5 सदी में या 2 सदियों में जो बड़ी इस्लामी तहरीकें बनी हैं दुनिया में, जिनको पॉलिटिकल इस्लाम कहा गया वेस्ट में, और इस्लामी तहरीकें, एक तो है ना इस्लामी पार्टियां नहीं, तहरीकें, उनमें से जिनका एक प्रॉपर नज़रिया और जो इंटेलेक्चुअल बेसिस पे, और उनमें एक अखवानुल मुस्लिमून। सही। अच्छा, अखवानुल मुस्लिमून जो है ये सैयद हसन अल बना, एक बहुत बड़ा नाम, और सैयद हसन अल बना जो हैं उन्होंने ये 1928 में ये बनाई। सही। ये 1928 में बनाई, और ये वो वक्त है, ये 1927 में उन्होंने वो ग्रेजुएशन करके निकले थे और उन्होंने सैयद हसन बना ने कुरान हिफ्ज़ कर लिया था, इजिप्ट से उनका ताल्लुक़, और कुरान शरीफ भी हिफ्ज़ कर लिया था, अहादीस सारी, और मुहद्दिस भी और हाफिज़ भी। सही। और ये वो दौर था, यानी ज़ाहिर है उस वक्त उनकी उम्र जो है वो 1901 की गालिबन उनकी पैदाइश है, तो वो जो है 1906 की पैदाइश है गालिबन उनकी, तो वो उस वक्त बहरहाल 21 साल के थे जब वो 1927 में वो निकले हैं बाहर। अब ये यानी उनकी जो तालिब इल्मी का दौर है, इस दौरान क्या हुआ? इस दौरान ये हुआ कि जंग अज़ीम, पहली जंग अज़ीम में सल्तनत उस्मानिया के अंडर इजिप्ट था, और इजिप्ट में वो मोहम्मद अली पाशा, जिनको नेपोलियन के ख़िलाफ़ भेजा था उस्मानियों ने कि तुम जाके लड़ो, लेकिन उन्होंने खुद अपना, मोहम्मद अली पाशा ने कहा था कि नहीं, मैं तो यहाँ पे मतलब एक इंडिपेंडेंट, जिसको मोहम्मद अली पाशा डायनेस्टी भी कहते हैं। तो जब शिकस्त हुई सल्तनत उस्मानिया को, ऑटोमन्स को, तो उसके नतीजे में पूरे मिडल ईस्ट का बंटवारा हुआ, टूट फूट हुई, सल्तनत उस्मानिया जहाँ जहाँ थी वहाँ वहाँ। और उस वक्त सैयद कुतुब ये सारा मामला देख रहे थे, तो उनके सामने ही
फिर ये हुआ कि जब हिस्से बखरे हुए यहाँ पे, तो पहले तो बेल्फोर एग्रीमेंट हुआ और आर्थर बेलफोर्ड जो हैं वो एक ख़त जारी हुआ 1917 में, जिसमें वो रॉथचाइल्ड को बाकायदा बता रहे हैं कि जी ये एक जूइश स्टेट जो है वो बनेगी, और वो बेलफोर डिक्लेरेशन के नाम से, ठीक है। ये Palestine for Jews official sympathy. Mr. Balfour has sent the following letter to Lord Rothschild in regard to establishment of a national home in Palestine for Jewish people. I must pleasure in conveying to you on behalf of His Majesty's government the following declaration of sympathy with Jewish Zionist aspirations. ये इनको भेजा गया। रॉथचाइल्ड जो हैं उनको भेज रहे हैं, ये इसलिए भेज रहे हैं इनको कि रॉथचाइल्ड जो है उसे जूइश जो कांग्रेस बनी हुई थी, वो यूके की एमपी भी थे रॉथचाइल्ड, उन्होंने वो उसको लीड कर रहे थे। तो उन्होंने कहा कि हम यकीन दिलाते हैं आपको कि बरतानिया के पास चूँकि अब आ गए, और साथ ही जो स्काई पिकॉट एग्रीमेंट, उसके तहत ये हुआ कि मशरिक वस्ता को 2 हिस्सों में तकसीम कर लिया गया। 2 जो ताकतें थीं जो कि जीती थीं, ठीक है, सल्तनत उस्मानिया तो हार गई थी, तो 2 ताकतें जो जीती थीं, तो उन्होंने कहा कि हम इसको कुछ हिस्से तुम्हारे पास और कुछ हिस्से मेरे पास, तो उन्होंने इसको तकसीम कर लिया। और ये जो है अगर हम देखें तो इसमें जो ब्लू जोन है वो ब्लू जोन, ठीक है, और ब्लू, ये थोड़ा सा इसको ज़रा जूम इन कीजिएगा, हाँ, ये ब्लू जोन जो है ये फ्रेंच के पास चला गया, रेड जोन ब्रिटिश के पास डायरेक्ट चला गया, फिर उसके बाद जो हल्का स्काई ब्लू है वो फ्रेंच इन्फ्लुएंस होगा, जो पिंक है वो ब्रिटिश इन्फ्लुएंस होगा, और ये जो ग्रीन है ये इंटरनेशनल जोन है, ये मिडिल ईस्ट की शक्ल बन गई, यानी ये मशरिक़ वस्ता है। उसके बाद सही, ठीक है, स्काई पिकॉट एग्रीमेंट के बाद ये उसका हशर हुआ है, ये इन्होंने बांट लिया, ये ब्लू फ्रेंच है और ये नीचे जो है ये ब्रिटिश है, ठीक है। और फिर उसके बाद यहाँ देखें ना, जो आज़ादियाँ लोग ले रहे हैं तो ये ब्रिटिश आज़ाद कर रहा है ये इलाके, और ऊपर आप जाएँ लेबनान वगैरह की साइड पे तो आपको फ्रेंच इन्फ्लुएंस ज़्यादा नज़र आता है, और यहाँ पर आपको जो है ये ब्रिटिश इन्फ्लुएंस आपको ज़्यादा नज़र आता है। ब्रिटेन ने फिर बिठा दिया इलाके, क्योंकि ब्रिटेन के साथ तो शरीफ मक्का ने जॉर्डन, इराक, इधर उधर सारा दे दिया, और वो चलता रहा मामला 47-48 तक, जब तक कि अमेरिका नहीं उभर के आ गया। सैयद कुतुब ने 1928 में ये अख़वान मुस्लिमून बनाई। सैयद कुतुब जो हैं वो एक तो रशीद रदा एक शख्सियत जो कि एक बड़े आलिम दीन, रशीद रदा जो हैं ये सल्तनत उस्मानिया में ये जो हैं बड़े फ़ाल रहे। जमालुद्दीन अफ़गानी, इमाम अब्दू, और ये जो है इनका ये कहना था कि जो यानी पैन अरबिज़म जिसे कहते हैं ना, कि अरब यानी खिलाफत अगर अरबों के पास होती तो शायद वो हाल ना होता कि जो यूरोप के मर्द बीमार का हो गया। यानी उस वक्त तक जो तुर्की सल्तनत उस्मानिया के जो सुल्तान थे तो वो तो अजीब व गरीब सूरत हाल थी उनकी, जिसके नतीजे में वो सल्तनत टूट रही थी। और ये यहाँ पे इस दौरान इन्होंने ये इंडिया भी आए और यहाँ दारुल उलूम में इनकी मुलाकात जो है उस वक्त हुसैन नदवी साहब से भी हुई। सही। अच्छा, उसके बाद ये हुआ तो ये रशीद रदा था, तो उनसे मुतासिर थे सैयद कुतुब, और जो है यानी थोड़ा सा पैन अरबिज़म वाला फैक्टर भी था।